हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व अनसीन पोएट्री विच जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आती है। स्पेशल इंग्लिश क्लास 12th की हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक अनसीन पोएम आती है और ये अनसीन पोएम 5 मार्क्स की रहती है। इस 5 मार्क्स के जो पोएम रहती है इसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं और एक जो है आपका क्वेश्चन रहता है। ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं 3 और एक 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन आपके उसी पोएम में से रहता है। एट वेरी फर्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले जो परेशानी आती है वो ये आती है कि उस पोएम को अंडरस्टैंड नहीं हो पाता है, हमें वो पोएम समझ नहीं आती है। तो समझ कैसे आए पोएम, सबसे पहली चीज़ ये देख लेते हैं कि उस पोएम को समझे कैसे। हम सबसे पहली गलती करते हैं किसी पोएम को समझने के लिए। जब हम उसको समझने बैठते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं, पहली लाइन को पढ़कर और पहली लाइन का मीनिंग निकालने की कोशिश हम करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी पोएम में सही होती है और अधिकतर पोएम में वो चीज़ गलत होती है। आपको जब आप किसी पोएम का मीनिंग निकालते हैं तो एटलीस्ट आप 2 लाइन्स को आप रीड करिए, 3 लाइन को रीड करिए, कहीं कहीं पर 4 लाइन को भी आपको रीड करना पड़ सकती है। यानी कि अगर आप फर्स्ट लाइन को पढ़कर उसका मीनिंग निकालने की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप सेकंड लाइन को भी उसके साथ में रीड करिए। जनरली सेकंड लाइन को रीड करते हैं तो हम सेकंड लाइन से और फर्स्ट लाइन की तरफ मीनिंग निकालेंगे। यानी कि पहला मीनिंग जो निकलेगा वो सेकंड लाइन का निकलेगा, उसके बाद फर्स्ट लाइन का आपका मीनिंग निकलेगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप ही की वर्कबुक में से एक पोएम को हम ले लेते हैं और उस पोएम को लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं। पोएम मेरे पास है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, क्योंकि स्पेशल इंग्लिश क्लास 12th में लगभग यहीं से आपको पोएम आ जाएगी। आप ही की वर्कबुक जो है उसमें आप सबसे पहले पेज नंबर 109 पर जाइए। पेज नंबर 109 पर एक पोएम है, हाउ स्लीप द ब्रेव। ठीक है, इसके बाद अगर आप पेज को टर्न करेंगे उसके बाद आपको दूसरी पोएम मिलेगी, ट्रू वेल्थ, जो कि 110 नंबर पेज पर है। उसके बाद अगर आप 3 नंबर पेज पर थर्ड पोएम पर जाएंगे तो द क्रोकोडाइल एंड द मंकी, ये पेज नंबर 111 पर है। ठीक है, यही पोएम है, इसके लास्ट में क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। उसके बाद पेज नंबर 13 पर है ए साम ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का एक गीत। ठीक है, ये पोएम आपने पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे। उसके बाद अगर आप पेज को टर्न करते हैं तो एक और पोएम मिलती है, वंस अपॉन ए टाइम। ये आपका पेज नंबर 116 पर आपको मिलेगी। ठीक है, गैब्रियल ओकारा ने ये पोएम लिखी है। ये पोएम थोड़ी लेंदी है, ठीक है, थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट में इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। पहले भी अगर आप जाएंगे मेरे YouTube चैनल पर और आप अपनी क्लास की प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहां पर आपको ये पोएम मिल जाएगी, वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम, इसमें जो पोएट है वो अपने सन को एड्रेस कर रहा है, उसको संबोधित करते हुए कहता है। ठीक है, साइड में आपको दिख जाएंगे इसके जो वर्ड्स हैं, इसके जो लेटर्स हैं, उनको मैं पढ़ते जाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। वंस अपॉन ए टाइम सन। अब यहां पर पहली ही लाइन में आपको मीनिंग समझ में आता है कि एक बार की बात है पुत्र या बेटे। ठीक है, अपने बेटे से कहता है कि एक बार की बात है, दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हार्ट्स। दे, सबसे पहले ये समझना होगा कि दे कौन है, यानी कि वे वो सारे लोग हैं जो दुनिया में हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि दे यूज्ड टू लाफ विथ देयर हार्ट्स, यानी कि वो दिल से हंसा करते थे। वो कौन? दुनिया में लोग जो है वो दिल से हंसा करते थे। एंड लाफ विद देयर आईज, और अपनी आंखों से हंसा करते थे, यानी कि आंखों में वो चमक आ जाती थी जब वो लोग हंसते थे। तो यहाँ पर तीनों लाइन को एक साथ अगर हम पढ़ते हैं तो जनरली हमें एक होल मीनिंग या एंटायर मीनिंग की पोएट कहना क्या चाह रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है, ये हमें समझ में आएगी। एक बार फिर पढ़ता हूं मैं, वंस अपॉन ए टाइम सन, एक बार की बात है बेटे, दे लाफ विद देयर दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हार्ट्स एंड लाफ विद देयर आईज। वो अपने दिल से और आंखों से हंसा करते थे, यानी कि हंसते हुए जो उनके फेस के गेस्चर्स रहते थे, जो एक्सप्रेशंस रहते थे, वो उनकी आंखों से समझ में आते थे कि वो दिल से हंस रहे हैं, उनके दिल में यानी कि फीलिंग है तो वो हंस रहे थे। इन तीनों लाइन का एक साथ मीनिंग निकालना है। अब नेक्स्ट लाइन जो है इसको अपोज्ड कर रही है, यानी कि इसके विपरीत वो प्रेजेंट की बात करना चाह रहा है। बट नाउ दे ओनली लाफ विथ देयर टीथ, परंतु आजकल जो है वो केवल जस्ट अपने
दांतों से हंसते हैं। कहने का मतलब है कि जब वो हंसते हैं तो वो जस्ट हमें स्माइल इस तरह से देते हैं कि उनके दांत दिख जाए कि हाँ वो हंस रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उस हंसी में कोई फीलिंग नहीं होती है। While their eyes block cold eyes, यहाँ पर वो कहना क्या चाह रहे हैं, इस लाइन का मीनिंग हम दोनों लाइन को पढ़कर समझेंगे। While their eyes block cold eyes, search behind my shadow, यहाँ पर वो मेरे पीछे यानी कि मेरी शेडो यानी कि मेरे पीठ पीछे की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर वो मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बातें ढूंढते हैं, मेरे बारे में बातें ढूंढते हैं। और यहाँ पर आइस ब्लॉक एक ऐसा वर्ड है जिसके थ्रू वो बोल रहे हैं कि बर्फ का एक टुकड़ा, यानी कि हमारे बीच एक दीवार सी है। और वो दीवार सी ये है कि वो मेरे सामने मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि मेरे पीछे वो मेरे बारे में चीज़ें ढूंढते हैं, बातें ढूंढते हैं और उनके बारे में बातें करने की कोशिश वो दूसरों से करते हैं, मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, मेरे बारे में इंफॉर्मेशंस रखते हैं, लेकिन सामने वो कुछ मुझे नहीं कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज इस पोयम का है। एक और पोयम, उसका भी मैं एग्जाम्पल आपको देकर बता देता हूँ, जहाँ यहाँ पर लिखा है जैसे कि एक ए साम ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का एक गीत है ये पोयम, और 113 नंबर पेज पर आपकी वर्कबुक में मिलेगी। टेल मी नॉट, मुझे मत कहो, क्या नहीं कहना, इन मोर्नफुल नंबर्स, मोर्नफुल यानी कि शोक में, नंबर्स यानी कि कितने दुख है जिंदगी में, मुझे ये मत बताओ। टेल मी नॉट इन मोर्नफुल नंबर्स, पोएट कहता है कि कितने दुख है जिंदगी में, मुझे मत बताओ। लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, जीवन क्या है, खाली एक सपना है। फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स, और आत्मा क्या है, आत्मा जो है वो क्या है, वो जब निकल जाती है और जब वो नींद में, स्लम्बर्स यानी कि स्लिप होता है, नींद में जब सो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, और चीजें वो नहीं है जो हमें दिखती है, चीजें वो नहीं है जो हमें दिखती है। सोते तो हम रात को भी है, लेकिन हम मरते नहीं है, और सोते तो तब भी है जब आत्मा आपके शरीर से निकल जाती है। ठीक है, तो पोएट यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि जीवन में तो दुख भरे पड़े हैं और चीजें जिस तरह से दिखती है उस तरह की होती नहीं है। ठीक है, तो पहली लाइन का मीनिंग निकलेगा, फिर बिल्कुल लास्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन का मीनिंग निकलेगा कि मुझे मत कहो कि जिंदगी में कितने दुख है, कितने शोक है, चीजें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। लाइफ क्या है, जीवन क्या है, जीवन एक सपना है, एक खाली सपना है, और आत्मा जब सो जाती है तो हम मर जाते हैं। एक और पोएम का एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये पोएम जो है वो पेज नंबर 110 पर है, और पोएम का नाम है ट्रू वेल्थ, सच्चा धन क्या होता है। इसमें लिखा है, नॉलेज इज ट्रूएस्ट वेल्थ, नॉट दिस विच डाइज, ज्ञान एक सच्चा धन है, और ये वो है जो मरता नहीं है, या जो कभी खत्म नहीं होता है, जो कभी मरता नहीं है। ज्ञान एक ऐसा धन है। इट चेरिशेस अ स्ट्रेंज डीप पीस विदिन, ये चेरिश करता है यानी कि आपके अंदर जो है वो क्रिएट करता है, एक तरह से आपके अंदर एक ऐसी चीज को जन्म देता है जिसको हम शांति कहते हैं, पीस कहते हैं। तो एक ज्ञानशील जो पुरुष रहता है या महिला रहती है, वो अपने अंदर ज्ञान अगर उसके अंदर रहता है तो उसके अंदर संतोष रहता है, शांति रहती है। अनट्रेबली मतलब जिसको बखान नहीं कर सकते, आप कह नहीं सकते, या ज्ञान को आप कहकर लोगों को जता नहीं सकते। नॉर द रॉबर्स आइज, और ना ही जो रॉबर यानी कि लुटेरे रहते हैं उनकी आंखों से, यानी कि आपका जो ज्ञान है उनकी आंखों में नहीं आता है, यानी कि उनको नजर नहीं आता है। आपका धन जो है, आपके पास जो रुपए पैसे हैं, आपके पास जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो तो चोर की नजरों से बच नहीं सकते, लेकिन ज्ञान उनकी नजरों में कभी नहीं आता है, यानी कि वो कभी उसको चुरा नहीं सकता। एवर शेल फाइंड इट आउट, टू गिव इट इज गेन, टू गिव इट इज गेन। इसको जितना आप बांटते हो उतना ही ये बढ़ता जाता है, ये कभी कम नहीं होता है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, इस तरह से मैं आपको जस्ट ये समझाना चाह रहा था कि पोएम को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, तो आप इस तरह से इन पोएम्स को आप समझ सकते हैं, ओवरऑल मीनिंग की तरफ जाइए। अब दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है कि मैंने पेज नंबर आपको बता दिए हैं, वीडियो को पॉज करके आप पेज नंबर सुन लीजिए।
पोयम का नाम देख लीजिए कि आपकी वर्कबुक में है, उनमें से एक पोयम आने के चांसेस 95% बनते हैं कि वो आ जाएगी। अब इन पोयम को आपने रीड कर लिया, पोयम का मीनिंग आपने समझ लिया। अब पोयम का मीनिंग जो है वो अगर आपको एक स्टेंजा पढ़ने के बाद नहीं आ रहा है तो आप पूरी पोयम को एक बार रीड कर दीजिए। पूरी पोयम को पढ़ने के बाद उसको दोबारा से टुकड़ों में पढ़िए। एक बार पूरी एक साथ पढ़ दीजिए, दूसरी बार आप टुकड़ों में पढ़िए, तीसरी बार जब फिर पढ़ेंगे आप तो ऑटोमेटिकली आपको पोयम का मीनिंग समझ में आ जाएगा। आप ट्राई करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। आप दूसरी कोई बुक उठा लीजिए, उसमें कई सारी पोएम्स होगी। जैसे कि आप जनरली आप जाएंगे तो अगर आपकी वर्कबुक में से पोएम नहीं आती है या पोएम का एक्सट्रैक्ट नहीं आता है आपके एग्जाम में अनसीन पोएट्री में, तो आपके लिए सबसे अच्छी मैं बात बताता हूँ कि आप जनरल इंग्लिश क्लास 12th की जो वर्कबुक है उसको उठाइए। उसमें कुछ पोएम्स है ना, वर्कबुक में कुछ पोएम्स है, उन पोएम्स को आप रीड करिए। वो पोएम्स की खासियत ये है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी पोएम्स हैं। आप इजीली उनको एक या दो बार पढ़ने में अंडरस्टूड कर पाएंगे, समझ पाएंगे और उनके आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आपको टाइम कम लगेगा किसी भी पोएम को सॉल्व करने में। ये पोएम जो आती है, देखिए ये इसके आंसर्स जो क्वेश्चंस रहेंगे, पांच नंबर के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके पेपर में ही रहेंगे। उनके आंसर जस्ट आपको ढूंढ के लिखना है और बहुत इजी होगा, बहुत आसान पोयम आएगी, बहुत टफ पोयम नहीं आती है। चाहे आप स्पेशल इंग्लिश के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप जनरल इंग्लिश के स्टूडेंट्स हो, या 10th के स्टूडेंट्स हो, 12th के स्टूडेंट्स हो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, 9th के हो, 11th के हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप करिए, एबिलिटी डेवलप करिए, वोकेबुलरी अपनी डेवलप करिए। और पोएम में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पोएम के वर्ड्स को आपको डिफरेंट तरीके से समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर जनरली वो ग्रामेटिकल रूल्स जो है फॉलो नहीं होते हैं जो एक प्रोज सेक्शन में होते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। आप काबिल बनिए अपने अंदर, ठीक है, अपने अंदर काबिलियत को पैदा करिए। आप दूसरे के सपोर्ट से चलने की जगह खुद के अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। मैंने जैसे बताया है एक चीज़ को, और कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई दिक्कत आती है, मैंने कुछ वीडियोस में अपने व्हाट्सएप नंबर छोड़े हैं, मैं इस वीडियो के लास्ट में भी अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दूंगा। आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम को, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको मैसेज करके रिप्लाई करूँगा। अगर थोड़ा डिटेल होगा या कुछ ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम बड़ी होगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर भी आपको कन्वे कर दूंगा कि किस तरह से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।